टीटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपको दूसरी दुनियाओं में ले जाती हैं। हर वीडियो में रहस्य, भावनाएं और ऐसे मोड़ होते हैं जो आखिर तक आपको बांधे रखते हैं। आज की कहानी है 3000 आयामों से चोरी करना। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों आयाम मौजूद हैं, और उनमें से हर आयाम में छुपा है ऐसा खजाना, ऐसी ताकत जो इंसान की सोच से भी परे है। लेकिन जब एक रहस्यमयी चोर इन आयामों के बीच सफ़र करके चोरी करना शुरू करता है तो सिर्फ दुनियाएं नहीं, किस्मतें भी बदलने लगती हैं। जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। अध्याय 61, कब्र लुटेरे। फिलहाल एक खूनी लाल ताबूत के अंदर भयानक दिखने वाला लाल लाश राजा लेटा हुआ है। ये लाश राजा कभी शाही परिवार का सदस्य और एक कुलीन व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी मृत्यु के बाद उसे शियांगशी के 4 भूतों द्वारा एक ज़ोंबी के रूप में पुनर्जीवित कर दिया गया। क्रिसमस की घंटियाँ। बूढ़े दाववादी पुजारी ने अपने हाथ में घंटी हिलाई और फिर खून से भरी बाल्टी उठाई। लाल लाश का राजा अभी भी सो रहा था, उसे पूरी तरह से होश में आने के लिए पर्याप्त खून पीने की जरूरत थी। ग्लग ग्लग। बिना कुछ कहे बूढ़े दाववादी पुजारी ने ताबूत में खून डाल दिया। लाशों की भीड़ में मौजूद जिन बुहुआन और फैटिकाओ ये दृश्य देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने चुपके से खून से भरे ताबूत में काले कुत्ते का खून मिला दिया था। इसे पीने से लाश की आंतरिक ऊर्जा को गंभीर नुकसान पहुंचता। हे टिल्ड, जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही खून ज़ॉम्बी के शरीर में समाया, ज़ॉम्बी राजा धीरे धीरे जाग उठा। हालांकि लाश पर गिरा काले कुत्ते का खून सल्फ्यूरिक एसिड की तरह काम करने लगा, जिससे वह तेजी से गलने लगी और घना काला धुआं निकलने लगा। पीना। लाल शव ने धीमी दहाड़ मारी, उसका चेहरा सड़ने लगा और उसमें से एक काला कीड़ा रेंगकर बाहर निकला। ये देखकर बूढ़ा दाववादी पुजारी दंग रह गया। क्या हो रहा है? वह और करीब आया, अपनी उंगली खून में डुबोई और उसे चूमा। उसके चेहरे के भाव तुरंत पूरी तरह बदल गए। काले कुत्ते का खून, ये कैसे संभव है? एंगा। हालांकि जब बूढ़ा व्यक्ति अभी सदमे में ही था, तभी भीषण दर्द से व्याकुल होकर स्कारलेट कॉप्स किंग ने अपनी 10 उंगलियां फैलाकर उस बूढ़े दाववादी की गर्दन में घोंप दी। बूढ़े व्यक्ति ने बुरी तरह संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह लापरवाह था। कुछ देर संघर्ष करने के बाद ज़ोंबी किंग ने उसकी गर्दन को काट लिया और उसका सारा खून चूस लिया। हे भगवान, ये चीज़ सचमुच बाहर आ गई। पुराने दाववादी के सार और रक्त को अवशोषित करने के बाद लाल शव राजा के शव के वे टुकड़े, जो काले कुत्ते के रक्त से क्षत विक्षत हो गए थे, तेजी से ठीक हो गए और उमड़ती हुई काली ऊर्जा के साथ वह सीधे ताबूत से बाहर कूद गया। बैंग बैंग बैंग। भाई, ये गंदी चीज़ इधर आ रही है। वह मोटा आदमी डर से कांप उठा और सहज ही अपने उल्कापिंड हथौड़े की ओर बढ़ा। जिन बहुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने झट से उस मोटे आदमी को पकड़ा और भाग गया। लाल लाश राजा की वर्तमान हालत देखकर तो यही लगता है कि वह आत्मा बन गया होगा। गर्जना टिल्ड। ये लाल लाशों का राजा वास्तव में लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकता था और उसकी निगाहें तेज थीं, जिससे एक भयंकर आभा निकल रही थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और जिन बहुआन और उसके साथियों पर हमला कर दिया। तलवार 22। डिंग डिंग डिंग। अरे बाप रे! जैड रंग का अंतिम संस्कार का वस्त्र। जिन बहुआन ने अपनी 22वीं तलवार तकनीक का प्रयोग किया, जिससे सफ़ेद तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ, लेकिन इसका लाल शव राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण ये था कि लाल शव राजा पूरी तरह से सुनहरे जैड वस्त्र में लिपटा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बेहद विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया और यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तब भी उन्होंने कीमती जैड से बने अंतिम संस्कार के वस्त्र पहने हुए थे। मीटियोर हैमर, मारो! उस मोटे आदमी ने पेड़ों की चोटियों से अचानक हमला किया और अपने उल्कापिंड हथौड़े से वार किया। लेकिन लाल लाशों का राजा चालाक था, उसने लाश को एक तरफ धकेल दिया और वह मोटा आदमी खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। 7 उंगली तकनीक। एंगा। जिन बहुआन ने मौका पाकर अचानक हमला करने के लिए अपना शरीर घुमाया। जैसे ही उसकी उंगलियां लाश में घुसी, वह चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया। उसकी उंगलियां प्रवेश और निकास दोनों बिंदुओं पर लाश के जहर से दूषित हो गई थीं। ऐसा लगता है कि मेरी 7 उंगलियों की साधना से निकला जहर लाल लाश पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है। जिन बहुआन ने जल्दी से अपने घावों की देखभाल की, उसकी भौहें तन गईं और चेहरा गंभीर हो गया। ज़ॉम्बी तो पहले से ही निर्जीव वस्तुएं थीं, जहर और ऐसी ही चीज़ें अब उनके लिए कोई खतरा नहीं थीं। भाई, जल्दी इधर आओ। मोटा वाला ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। फैटिकाओ को स्कारलेट कॉप्स किंग ने पूरी तरह से हरा दिया। गोल्डन जैड रोब ने उसकी मार्शल आर्ट क्षमताओं को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा स्कारलेट कॉप्स किंग के पास अत्यधिक शक्ति थी, जिसने फैटी को पूरी तरह से असंतुलित कर दिया। विस्फोट। लाल लाश का राजा पूरी तरह से बेकाबू हो गया। उसने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाए, एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और उसे जिन बहुआन और उसके साथियों पर पटक दिया। जगह। अचानक हुए हमले में दोनों पर हमला हुआ और वे खून की उल्टी करने लगे, बुरी तरह से घायल और बदहाल दिख रहे थे। इस क्षण जिन बहुआन को एहसास हुआ कि इस लाल लाश राजा से निपटने के लिए केवल मार्शल आर्ट ही काफ़ी नहीं होगा।
उसकी आंखों में एक चमक कौंधी और उसने फैटी काऊ पर एक काला धागा फेंक दिया। मोटे, स्याही वाला रास्ता अपनाओ। स्याही की रेखाएं। बिल्कुल, स्याही की रेखा मिलते ही उस मोटे आदमी का चेहरा खिले हुए गुलदाउदी की तरह चमक उठा। वह जानता था कि यह वस्तु विशेष रूप से ज़ॉम्बीज़ को वश में करने के लिए बनाई गई थी। जिन बहुआन ने पहले ही अपने मकबरे की खोज के उपकरण का इस्तेमाल कर लिया था, उसने मूल रूप से इस खजाने को ज़िशुआंगबिन्ना के प्राचीन कांस्य कवचधारी शव के लिए बचाकर रखने का इरादा किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे इसे समय से पहले ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हंसना। जैसे ही दोनों व्यक्तियों ने स्याही की रेखाओं को घुमाकर प्राचीन शव पर प्रहार किया, चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। ज़ॉम्बी ने धीमी दहाड़ मारी और जहां जहां स्याही की रेखाएं लगीं, वहां उसके शरीर पर झुलसने के निशान दिखाई दिए। वास्तव में ये कारगर है। दोनों लुढ़क कर दूसरी जगह पहुंचे और उनकी स्याही की रेखाएं आपस में टकराकर एक त्रिकोण बना लिया और उन्होंने हमला कर दिया। हालांकि इस बार उनका अनुमान गलत निकला। असहनीय दर्द में स्कारलेट कॉप्स किंग के नुकीले पंजों ने स्याही की रेखाओं को काट डाला। तेरी दादी को चोदो, मारो। उस मोटे आदमी ने ताबूत उठाया और उसे ज़ॉम्बी पर दे मारा, लेकिन ज़ॉम्बी ने आसानी से अपने हाथों से ताबूत का ढक्कन 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसी क्षण जिन बहुआन ने एक और अचानक हमला किया और ज़ॉम्बी पर काले कुत्ते के खून से भरा एक डिब्बा छिड़क दिया। हंसना। यह मानना ही पड़ेगा कि काले कुत्ते का खून वाकई असरदार था। जब लाल लाश राजा पर काले कुत्ते का खून डाला गया तो उसकी लाश से तुरंत सफ़ेद धुआं निकलने लगा और उसका चेहरा भी बुरी तरह जलकर विकृत हो गया, जिसे पहचानना मुश्किल था। उसे पानी से भिगो दो। उसे तब तक पानी से भिगोते रहो जब तक वह मर न जाए। मोटा आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और बगल से चिल्लाने लगा। हालांकि जिन बहुआन ने बस कंधे उचका दिए, उसके पास अभी भी कुछ काला कुत्ते का खून बचा था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसे ज़िशुआंगबिन्ना में प्राचीन कांस्य कवचधारी शव से निपटने के लिए बचाकर रखना था। हालांकि काले कुत्ते के खून का इस्तेमाल करने में उसे हिचकिचाहट थी, लेकिन उसके पास कब्र खोदने के लिए कई अन्य औजार थे। जिन बहुआन ने घूमते हुए फावड़े को मोटे आदमी की ओर फेंका। मोटे आदमी ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत खोदना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें खोद खोद कर मार डालूंगा, कमीने। डिंग डिंग डिंग। बवंडनुमा फावड़े पर गुप्त मंत्र अंकित थे, जिनमें शव को दबाने की चमत्कारी शक्ति थी, जिससे इस बार मोटे आदमी को थोड़ा फायदा मिला। जब मोटा आदमी प्राचीन शव से भयंकर रूप से लड़ रहा था, तब जिन बहुआन भी अपने सबसे घातक हमले की तैयारी कर रहा था। क्या हम इस प्राचीन शव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? यह आप पर निर्भर करता है। कुछ देर तिजोरी में छानबीन करने के बाद जिन बहुआन ने अपने तुरुप के पत्ते निकाले, एक कील और एक गोली। कील स्टार ऑफिशियल कॉप्स पियर्सिंग नीडल थी, जिसे 50 साल के मुर्गे के खून से लाल रंगा गया था और जो किसी भी लाश की ऊर्जा को दबाने में सक्षम थी। गोली कॉप्स स्टेबिलाइजिंग पिल थी, इसे किसी ज़ोंबी के मुंह में डालने से वह लकवाग्रस्त हो जाता था। मोटे, इसे नीचे रख दो। ठीक है, दंतांग। मोटे आदमी ने अपना घूमता हुआ फावड़ा प्राचीन शव के पैरों पर चलाया, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। जिन बहुआन पलक झपकते ही झपटा, उसकी स्टार ऑफिशियल कॉप्स पियर्सिंग नीडल ने लाल शव राजा के गले को हल्के से प्लॉप की आवाज़ के साथ छेद दिया और फिर उसके गले में शव उपचार की गोली डाल दी गई। अध्याय 62। शव शोधन तकनीक। जैसे ही उस मोटे आदमी ने लाल लाश को नीचे गिराया, जिन बहुआन ने तुरंत झपट्टा मारा और उसी समय अपने स्टार ऑफिशियल कॉप्स पियर्सिंग नीडल से लाश राजा के गले को छेद दिया। हंसना। लाश भेदने वाली सुई ज़ॉम्बीज़ का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुई। लाशों के राजा ने तुरंत दर्द भरी दहाड़ मारी, उसकी लाशों की ऊर्जा लगातार रिसती रही। सुई चुभते ही उसका भागना तय था। तभी जिन बहुआन ने लाश ठीक करने वाली गोली निकाली और उसे ज़ॉम्बी के मुंह में ठूंस दिया। लाश को ठीक करने वाली गोली के ज़ॉम्बी के मुंह में जाने के बाद लाल लाश के शरीर पर मौजूद लाश की आभा तेजी से कम हो गई और फिर ऐसा लगा जैसे वह गहरी नींद में सो गया हो। अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना हिले डुले पड़ा रहा। उफ्टिल्ड। वाह, आखिरकार हमने उस बड़े आदमी से छुटकारा पा लिया। फैटी काऊ जमीन पर गिर पड़ा और आखिरकार राहत की सांस ली, क्योंकि उसके शरीर से ठंडा पसीना धीरे धीरे सूख गया था। वह सचमुच उस जीव का सामना करते करते थक गया था। जिन बहुआन ने फैटी काऊ को उठने में मदद की और दोनों ने मिलकर लाल लाश का मुआयना किया। हमें इस शव का क्या करना चाहिए? मोटे आदमी ने अचानक ज़ॉम्बी के पेट पर पैर रख दिया, लेकिन लाल लाश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिन बहुआन ने भी कई तरीके आजमाए, लेकिन लाल लाश का शरीर लोहे के टुकड़े की तरह सख्त था। अगर उनके पास उसे काबू में करने के लिए विशेष उपकरण न होते तो शायद वे इस लाश को वश में नहीं कर पाते। अगर ये लाल शव पहले से ही इतना शक्तिशाली है तो ज़िशुआंगबिन्ना से चुराया जाने वाला प्राचीन कांस्य कवचधारी शव तो और भी अधिक शक्तिशाली होगा। जिन बहुआन चुपचाप सोचने लगा, उसके मन में बेचैनी घर कर गई। इस लाल ज्वाला वाले शव को कुछ ही साल पहले पुनर्जीवित किया गया था। कहा जाता है कि प्राचीन कांस्य कवचधारी शव तांग राजवंश का अवशेष है। इतने सारे राजवंशों से बच निकलने के कारण ये कवचधारी शव निस्संदेह भयानक होगा।
पहले हम इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, फिर वापस आकर इसका अध्ययन करेंगे। इस तरह हम ज़ॉम्बीज़ को हराने का तरीका ढूंढ सकते हैं। इसलिए जिनबुहुआन ने तुरंत लाल शव को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इसके अलावा उस पर लिपटे सुनहरे जैड के वस्त्र एक दुर्लभ खजाना थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लाल शव अत्यंत शक्तिशाली था। यदि वह इसे नियंत्रित कर लेता तो यह निश्चित रूप से एक दुर्जेय सहयोगी साबित होता। ज़ॉम्बी कहाँ हैं? सुखद दुख। वे दोनों जब जागे तो उन्होंने पाया कि हजारों ज़ॉम्बी गायब हो चुके थे। ये देखकर जिनबुहुआन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अरे नहीं, वे शायद जियांगशी शहर लौट गए होंगे। लाल लाशों को इकट्ठा करने के बाद जिनबुहुआन और फैटी काओ जल्दी से जियांगशी शहर लौट आए। लौटकर उन्होंने जो देखा उससे वे दंग रह गए। अनगिनत ज़ॉम्बी गलियों में उछल कूद कर रहे थे, अक्सर सराय और दुकानों में घुसकर लोगों को मार रहे थे। पूरा शहर पूरी तरह से अराजकता में डूबा हुआ था। कृपया मदद करें। अचानक ज़ॉम्बी के झुंड के हमले से पश्चिमी हुनान के निवासी दहशत में आ गए। महज आधे घंटे में ही ज़ॉम्बी ने कम से कम कई हजार लोगों का खून चूस लिया। मोटे आदमी, लाश को ठीक करने वाला ताबीज ले लो। फिर जिनबुहुआन ने अपने खजाने से एक और अनमोल वस्तु निकाली, सोने के ताबीजों का एक गट्ठा। बस इन ताबीजों को ज़ॉम्बीज़ के माथे पर चिपका दो और वे तुरंत लकवाग्रस्त हो जाएंगे। टहलना। प्रसिद्ध। ज़ॉम्बीज़ के झुंड का सामना करते हुए दोनों शहरव्यापी नरसंहार को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हैं। शहर के कुछ बेहतरीन लड़ाके भी सतर्क हो जाते हैं और प्राचीन लाशों से लड़ने के लिए मैदान में उतर आते हैं। ये दृश्य प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ जितना ही तनावपूर्ण है। सौभाग्यवश बड़ी संख्या में मौजूद ज़ॉम्बीज़ के बावजूद कई घंटों की मशक्कत और अन्य विशेषज्ञों की मदद से अंततः सभी ज़ॉम्बीज़ को बिना किसी गंभीर चोट के काबू में कर लिया गया। हालांकि इस ज़ॉम्बी हमले से शियांगशी शहर को भारी नुकसान हुआ और कई लोग मारे गए। कुछ ही समय बाद भूत द्वार को भी खबर मिली और उन्होंने तुरंत गुप्त रूप से ज़ॉम्बीज़ को वापस लाने के लिए लोगों को भेजा। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा दाववादी पुजारी न केवल लाल लाश के हाथों मारा जाएगा बल्कि ज़ॉम्बीज़ को बेकाबू भी कर देगा। सौभाग्य से इससे ज़्यादा अशांति नहीं फैली। भोर होते ही जिनबुहुआन और मोटा आदमी सुबह सुबह सराय लौट आए। उन्होंने लाल शव को एक लकड़ी की मेज पर रखा और सावधानीपूर्वक उसकी जांच शुरू कर दी। इन नाखूनों को सालों से काटा नहीं गया है, इसीलिए तो बूढ़े ताओवादी पुजारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कितनी बड़ी त्रासदी है। फैटी काओ ने ज़ॉम्बी का हाथ उठाया और उसके लंबे काले नाखूनों को ध्यान से देखा। उन पर अभी भी खून के धब्बे थे। ये नाखून बेहद नुकीले थे, शायद ये दीवारों को भी भेद सकते थे। यह एक शव कवच है। मृत्यु की आभा से दूषित होने के बाद ये कवच लंबा हो गया है। जिनबुहुआन अवाक रह गया। उसने ज़ॉम्बी के मांस को चुटकी से पकड़ा और मन ही मन इस लालज्वाला लाश की कठोरता पर आश्चर्य जताया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी 22वीं तलवार इसे भेद नहीं पा रही थी। आरोप लगाओ। अचानक ज़ॉम्बी के मुंह से फिर से प्रचंड लाश ऊर्जा निकलने लगी, मानो वह फिर से उठने वाला हो। जिनबुहुआन ने तुरंत एक और स्टार ऑफिशियल कॉप्स पियर्सिंग नीडल निकाली और उसे लाल लाश के सिर के ऊपरी हिस्से में चुभो दिया। इस बार लाश पूरी तरह से बेजान हो गई। काश इस प्राचीन शव को नियंत्रित किया जा सकता। जिनबुहुआन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उसकी आंखों में झिझक झलक रही थी। वह उस प्राचीन शव की अमरता और शक्तिशाली शरीर को पाने की लालसा रखता था। अगर वह उसे नियंत्रित कर पाता तो वह निश्चित रूप से एक मूल्यवान संपत्ति साबित होता। हालांकि उस मोटे आदमी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और जोर से अपना सिर हिलाया। तुम इसे काबू में करना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हें यह विचार छोड़ देना चाहिए। इस चीज़ में कोई भावना नहीं है। अगर यह बेकाबू हो गई तो ये तुम्हें अपने पंजों से गोद देगी और तुम मर जाओगे। वह मोटा आदमी थोड़ा डरपोक था। ऐसी लाशें देखकर उसकी रूह कांप उठी और उसे उन्हें जलाने का मन हुआ। लेकिन जिनबुहुआन ने ऐसा नहीं सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने चोरी के सामान की दुकान में तलाशी ली और उसे कुछ मिल भी गया। शव शोधन तकनीक। कुछ समय बाद जिनबुहुआन को वह ग्रंथ मिला। उन्होंने ध्यानपूर्वक प्रस्तावना पढ़ी। ये ग्रंथ प्राचीन लूलान साम्राज्य का अवशेष था। इसमें शवों को पुनर्जीवित करने, शवों को नियंत्रित करने, शवों को परिष्कृत करने आदि की विधियां विस्तार से वर्णित थीं। ये वास्तव में रहस्यमय था। बिना किसी झिझक के जिनबुहुआन ने चुराए हुए 1000 पॉइंट खर्च करके प्राचीन लूलान शव शोधन ग्रंथ खरीद लिया। उसने तुरंत उसे खोला और उसमें शवों को नियंत्रित करने की कई गुप्त तकनीकें खोज निकालीं। 9 राउंड शव नियंत्रण गोली। इस गुप्त ग्रंथ को पढ़ने के बाद जिनबुहुआन समझ गया कि दानव शव को वश में करने के लिए उसे 9 चरण शव वशीकरण गोली बनानी होगी। इसके बाद उसे प्राचीन शव को वश में करने के लिए आत्मा आह्वान अनुष्ठान करना होगा। हालांकि यह विधि पूरी तरह से कारगर नहीं है। ये कुछ विशेष रूप से शक्तिशाली राक्षसी शवों के खिलाफ भी विफल हो जाती है। हरे रक्त बांस के पत्ते, टाइगर बोन घास, संरक्षक पत्थर। 9 चरण शव नियंत्रण गोली बनाने के लिए कई जड़ी बूटियों और कुछ विचित्र और असामान्य विषयों की आवश्यकता होती थी।
जिन बहुआन ने इनमें से अधिकांश सामग्रियों के बारे में कभी नहीं सुना था। सौभाग्य से यहाँ एक फार्मेसी होनी चाहिए, वह वहाँ जाकर ऑर्डर कर सकता है और शायद उसे कुछ उपयोगी मिल जाए। ये कहने के बाद उन दोनों ने ज़ॉम्बी को ठिकाने लगाया और उसे चोर की तिजोरी में डाल दिया, जिसके लिए उन्हें काफ़ी अनुभवन खर्च करने पड़े। फिर वे दोनों आराम करने के लिए वापस बिस्तर पर चले गए और अगले दिन नॉर्टन लाश नियंत्रण गोली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री चुराने का इंतजार करने लगे। अध्याय 63 9 गुलदाउदी विद्यालय। अगले दिन जियांगशी शहर में भीषण दंगा भड़क उठा और सड़कों पर अनगिनत लाशें पड़ी थीं। ये उन लोगों के शव थे जिनका खून पिछली रात ज़ॉम्बीज़ ने चूस लिया था। हालांकि लाशों को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए उन्हें तुरंत ढेर करके जला दिया गया। इस घटना ने काफ़ी हलचल मचा दी और पूरे शहर में इसकी चर्चा होने लगी। शायद स्थानीय लोगों को पता था कि ये ज़ॉम्बी नरक के द्वार से बाहर आ गए हैं, लेकिन वे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए और केवल निजी तौर पर ही इस बारे में बात कर सकते थे। संक्षेप में मामला जल्दी ही सुलझ गया। हालांकि भूत राजा के गायब हो जाने के कारण भूत उत्सव कई दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। पश्चिमी हुनान के 4 भूतों ने भी भूत राजा को पकड़ने और साथ ही उसका स्थान लेने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने 3 भूत राजाओं को बंदी बना लिया। क्या आपने कोई फार्मेसी चुन ली है? सराय के अंदर मोटा आदमी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, बड़ी सहजता से भुनी हुई चिकन की जांघ का एक टुकड़ा तोड़कर चबा रहा था, बिल्कुल आराम से। उसने बताया कि वह अपनी ऊर्जा बचा रहा है। वह पेट भरकर खाने पीने के बाद ही काम पर लौट सकता था। ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान के उपन्यास पठन मंच सुपर ऑसम पर प्रकाशित हुई थी, जो आपको त्रुटि रहित और व्यवस्थित पठन अनुभव प्रदान करता है। शियांगशी शहर में 100 से अधिक फार्मेसियां हैं। एक प्रणालीगत विश्लेषण के बाद हमने अंततः जियोजू नामक एक फार्मेसी की पहचान की। ये फार्मेसी सबसे बड़ी है, इसमें ग्राहकों की संख्या सबसे अधिक है और इसमें हर्बल दवाओं का सबसे बड़ा संग्रह है। हालांकि इस फार्मेसी को रेड एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है। जिन बहुआन सिस्टम से कॉपी किए गए स्क्रॉल को कुछ उलझन भरी निगाहों से देख रहा था। लाल निशान की आवाज़ सुनकर मोटा आदमी खड़ा हो गया। क्या यह अब रेड लाइट एरिया तो नहीं रहा है ना? उस मोटे आदमी की कामुक निगाहें देखकर जिन बहुआन ने अपनी आंखें घुमाईं। भला कोई फार्मेसी को रेड लाइट एरिया की तरह क्यों समझेगा? इसलिए इस लाल क्षेत्र का कोई और ही अर्थ होना चाहिए। शायद ये खतरे का प्रतीक हो, शायद यह अवसर का प्रतीक हो। भाई, इधर उधर देखना बंद करो, बस इस गुलदाउदी की दुकान को चुन लो। ये जियोजू फार्मेसी है। क्रिसेंथेमम की परवाह कौन करता है या नहीं, ये तो रेड लाइट एरिया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अंततः कुछ चर्चा के बाद दोनों ने जियोजू फार्मेसी को चुना। बेशक उन्होंने फार्मेसी के आकार पर भी विचार किया। एक बड़ी फार्मेसी में संभवतः उन्हें आवश्यक जड़ी बूटियां मिल जातीं। हालांकि किसी कारणवश जिन बहुआन की पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कती रहीं, मानो ये यात्रा कुछ खतरनाक हो। जैसे जैसे वह 9 गुलदाउदी फार्म को देखता रहा, वह और भी रहस्यमय लगने लगा, मानो उसने इसे पहले कहीं देखा हो। इस प्रणाली की सहायता से दोनों ने फार्मेसी का स्थलाकृतिक मानचित्र और उसकी दवा दुकानों का वितरण मानचित्र प्राप्त किया। एक दिन के विश्लेषण के बाद उन्हें अंततः 9 क्राइसेंथेमम फार्मेसी की पूरी जानकारी प्राप्त हो गई। अंततः आधी रात नजदीक आते ही दोनों ने काले रंग के चोरों के वस्त्र धारण किए और सराय के पिछले दरवाजे से चुपके से निकल गए। जियांगशी शहर में रात किसी भूतिया शहर जैसी थी। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें पूरी तरह अंधेरी थीं। उस रात हवा इतनी जोर से चल रही थी कि मेरे कानों में गड़गड़ाहट गूंज रही थी, मानो कोई राक्षस दहाड़ रहा हो। सड़क पर सफ़ेद पालें अस्थिर रूप से हिल रही थीं और दुकानों के साइन बोर्ड बीच बीच में चरमरा रहे थे और कराह रहे थे। नक्शे के अनुसार ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। सिस्टम द्वारा पहचाने जाने के बाद वे दोनों हवा के विपरीत दिशा में पास की एक 2 मंजिला फार्मेसी की ओर चल पड़े। जल्द ही 9 क्राइसेंथेमम फार्मेसी नजर आने लगी। हालांकि वहां की बत्तियां बंद थीं, ऐसा लग रहा था कि मालिक कुछ देर आराम कर रहा है। मोटे, सावधान रहो, मुझे लग रहा है कि इस जगह में कुछ अजीब है। जिन बहुआन ने चेतावनी दी और जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी पलकें और तेजी से फड़कने लगी, मानो उसे किसी खतरे का गहरा आभास हो गया हो। हालांकि उस मोटे आदमी को जरा भी चिंता नहीं हुई। ये तो बस एक सामान्य फार्मेसी है, इसमें डरने की क्या बात है। इतना कहकर वह मोटा आदमी सबसे पहले दीवार फांदकर खिड़की के रास्ते फार्मेसी में घुस गया। जिन बहुआन ने अपना सिर खुजाया और उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। दिल की धड़कन दोनों 2 हल्की धमक के साथ नीचे गिरे। फर्श लकड़ी का बना हुआ था, चिकना और समतल, जो मन चांदनी में एक रहस्यमय चमक बिखेर रहा था। मोटे, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जितनी जल्दी हो सके दवा ढूंढो। हमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखी सभी दवाएं 3 घंटे के भीतर ढूंढनी होंगी। जिन बहुआन ने एक पर्ची निकाली और मोटे आदमी को दे दी, जिसने उसे इशारा किया कि वह इसका ध्यान रखे। फिर दोनों अलग हो गए और विशाल मंडप में खोजबीन शुरू कर दी। लाल माँ घास, डिंग डोंग।
बधाई हो मेज़बान, आपने सफलतापूर्वक रेड मदर ग्रास चुरा ली है और 30 अनुभव अंक और 2 चोरी अंक प्राप्त किए हैं। जिन बहुआन को शुरुआत में ही पहली तरह की दवा मिल गई। लाल मात्र घास को सावधानीपूर्वक रखने के बाद जिन बहुआन ने फार्मेसी के अंदर सावधानीपूर्वक अपनी खोज जारी रखी। खिड़कियों से छनकर आती हल्की चांदनी से औषधि मंडप पर एक अजीब, कुछ हद तक डरावनी चमक फैल रही थी। हालांकि जिन बहुआन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वह औषधियों का चयन करने में व्यस्त था। उपलब्ध औषधियों की विस्तृत विविधता देखकर वह प्रसन्न था, और थोड़े ही समय में उसने अपनी ज़रूरत की 10 प्रकार की औषधियां ढूंढ लीं। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक अभ्रक का एक टुकड़ा चुरा लिया है। जिन बहुआन अपने हाथ में अभ्रक से खेल रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। नुस्खे में यह अभ्रक एस श्रेणी की औषधि थी, जिसका अर्थ है कि यह अत्यंत दुर्लभ थी। इस तल पर स्थित फार्मेसी सचमुच एक खजाना थी, जहां हर तरह की दवाइयां उपलब्ध थीं। 1 घंटे की सावधानीपूर्वक खोजबीन के बाद जिन बहुआन आखिरकार अपनी ज़रूरत की सभी दवाइयां इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। ये बहुमूल्य दवाइयां आम फार्मेसियों में नहीं मिलतीं। फिर भी हैरानी की बात यह थी कि इस खास फार्मेसी में सब कुछ मौजूद था, मानो यहाँ हर तरह के औषधीय पौधे उपलब्ध हों। मोटे, अब तुम्हारे यहाँ से निकलने का समय आ गया है। मोटा, मोटा, जिन बहुआन ने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन वह मोटा आदमी गायब हो चुका था। मोटा, जिन बहुआन ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह परेशान हो गया। पूरी फार्मेसी में 4-5 बार तलाशी लेने के बाद जिन बहुआन ने पुष्टि की कि मोटा आदमी गायब था। क्या वे पहले वापस आ सकते थे? यह असंभव है। जिन बहुआन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, मोटा आदमी बिना किसी आहट या आवाज के गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी मुसीबत में है। लेकिन क्या वे सभी एक ही फार्मेसी में नहीं थे? वह अचानक कैसे गायब हो सकता है? जिन बहुआन ने एक तेल का दीपक जलाया और फर्श का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसे वाकई में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। गुलदाउदी, उनके ठीक सामने जमीन पर पीले रंग के गुलदाउदी जैसे कई फूलों की पंखुड़ियां तैरती हुई नीचे गिरी, जिनमें हल्की सी सुगंध थी, और मंद चांदनी में वे विशेष रूप से रहस्यमय लग रही थीं। ऐसा लगता है कि समस्या पीले गुलदाउदी की पंखुड़ियों में है। सिस्टम, कृपया जांच करें कि यह गुलदाउदी का फूल मेरे लिए कौन से रहस्य छिपा रहा है। आवाज, चल रहे 9 गुलदाउदी स्कूल एक जापानी जादुई संप्रदाय है जो यिन यांग जादू, शव नियंत्रण और शव शोधन में विशेषज्ञता रखता है। उनका प्रतीक पीला गुलदाउदी है। सिस्टम, चेतावनी, 9 गुलदाउदी स्कूल के सदस्य अत्यंत खतरनाक हैं। वे मनुष्यों को खा सकते हैं या मनुष्यों का उपयोग विषैले कीड़े बनाने के लिए कर सकते हैं। कृपया सावधान रहें। होस्ट, अध्याय 64, यिन का पोषण करने के लिए यान को अवशोषित करना। 9 क्राइसेंथेमम सेक्ट पूर्वी राज्यों में स्थित एक रहस्यमय पंथ है। ये संगठन शवों पर नियंत्रण, शवों को परिष्कृत करने और यहाँ तक कि गूविश जैसी अपरंपरागत प्रथाओं में निपुण है। उनके तरीके अत्यंत क्रूर हैं और कभी कभी वे नरभक्षण का सहारा भी लेते हैं। ये समूह जापान में भी बहुत रहस्यमय है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे शियांशी क्षेत्र में आकर परेशानी खड़ी करेंगे। 1 मिनट रुकिए, क्या ऐसा हो सकता है कि फैटी को 9 क्राइसेंथेमम सेक्ट ने धोखा दिया हो और इसीलिए वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया हो? क्या इसका मतलब यह है कि फैटी अब बहुत खतरनाक स्थिति में है? जिन बहुआन मन ही मन चिंतित था। हालांकि उस मोटे आदमी के पास एक प्रणाली थी, लेकिन 9 क्राइसेंथेमम सेक्ट बहुत ही रहस्यमय था और ये तय था कि वे उसके जाल में फंस जाएंगे। इसी सोच के साथ जिन बहुआन ने इलाके की छानबीन शुरू कर दी। वह जानता था कि उस मोटे आदमी ने फार्मेसी में कोई तंत्र सक्रिय कर दिया होगा जिससे ये घटना घटी। कुछ देर खोजबीन करने के बाद जिन बहुआन को आखिरकार कुछ अजीब चीज़ मिली। उसने अपने नीचे की ज़मीन पर पैर रखा और पाया कि वह खोखली है। इसका मतलब था कि शायद उसके नीचे एक गुप्त कक्ष था और वह मोटा आदमी शायद मंडप के नीचे वाले कक्ष में गिर गया था। यहाँ कोई जाल जरूर बिछा हुआ है। जिन बहुआन ने मन ही मन यह अनुमान लगाया। उसने मोमबत्ती दोबारा उठाई और दीवार को गौर से देखा। थोड़ी देर बाद दीवार पर लगे एक दीपक पर उसकी नज़र पड़ी। सिस्टम सूचना, ये गुलदाउदी का दीपक अत्यधिक विषैला है, इसे न छुएं। जिन बहुआन दीपक को हाथ से घुमाने ही वाला था कि सिस्टम ने अचानक चेतावनी जारी कर दी। सौभाग्य से वह समय रहते रुक गया। हालांकि 9 गुलदाउदी गुट वास्तव में धूर्त और शातिर था, लेकिन इससे यह भी साबित हो गया कि दीपक में कुछ अजीब बात थी। कुछ देर सोचने के बाद जिन बहुआन ने दस्ताने निकाले, उन्हें पहना और धीरे से गुलदाउदी के आकार के दीपक को घुमाया। क्रैक टिल्ड, एक चीखने जैसी आवाज़ गूंजी, फिर पास का एक फर्श का तख्ता सरक कर खुल गया, जिससे एक काला छेद दिखाई दिया। जिन बहुआन ने करीब से देखा तो पाया कि काले छेद से तेज हवा निकल रही थी और अंदर घोर अंधेरा था। जैसे जैसे धुंधली रोशनी करीब आती गई, सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। ये सीढ़ियां नीचे एक रास्ते की ओर जाती थीं, लेकिन वह रास्ता सीधा और घोर अंधेरा था, जिससे अंदर क्या है ये देखना असंभव था।
हालांकि उस मोटे आदमी की सुरक्षा के लिए जिन बहुआन के पास तेल का दीपक लेकर भूमिगत सीढ़ियों में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसके सामने का फर्श तुरंत कसकर बंद हो गया और फिर दोबारा नहीं खुल सका। जिन बहुआन के पास इस समय कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसके पास सीढ़ियों से सीधे नीचे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो तथाकथित 9 क्राइसेंथेमम सेक्ट नीचे ही स्थित होना चाहिए। जिन बहुआन इस रहस्यमय और खतरनाक संगठन को लेकर बेहद सतर्क था और जरा भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं करता था। ये हिस्सा इतना लंबा क्यों है? भूमिगत मार्ग में मंद मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी। जिन बहुआ आधे घंटे से चल रहा था, लेकिन अभी भी मंजिल नजर नहीं आ रही थी। वह पहले ही कम से कम दसियों हजार सीढ़ियां चढ़ चुका था। क्या हुआ है? उसने दीपक की बाती को समायोजित किया, जिससे तेल का दीपक और भी तेज जलने लगा और दृश्यता तुरंत बेहतर हो गई। उसने चारों ओर देखा, फिर नीचे देखा और तुरंत भयभीत हो गया। इसके चारों ओर गोलाकार लकड़ी की सीढ़ियां थीं, जो अंतहीन रूप से नीचे की ओर घूमती हुई जा रही थीं। चमकती हरी आंखों वाले चमगादड़ मिट्टी की दीवारों से उल्टे लटके हुए थे। ये पहले से ही मंडप के नीचे है, और इसकी गहराई वाकई चौंकाने वाली है। इतने बड़े पैमाने की खुदाई में कम से कम 10 से 8 साल लगे होंगे। लकड़ी की घुमावदार सीढ़ियों से पूरे 2 घंटे उतरने के बाद जिन बहुआन आखिरकार अंत तक पहुंच गया। उसके सामने एक पीतल का दरवाजा खड़ा था। पीतल के दरवाजे पर रहस्यमय गुलदाउदी की नक्काशी की गई थी। दरवाजे के दोनों ओर 2 तेल के दीपक मंद प्रकाश बिखेर रहे थे। जिन बहुआन को एहसास हुआ कि यह 9 क्राइसेंथेमम सेक्ट का मुख्यालय होना चाहिए। उसने अपनी आभा को छिपाने के लिए टोर्टोइस ब्रीदिंग टेक्निक का प्रयोग किया, फिर धीरे से पीतल का दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर प्रवेश किया। यह एक भूमिगत महल। जिन बहुआन ने पाया कि पीतल के द्वार के अंदर आपस में जुड़े हुए महल थे। इतने सारे महल थे कि वे चींटियों के टीले जैसे लग रहे थे। हालांकि अंदर जाते ही जिन बहुआन को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने चुपके से अंदर झांका और तुरंत चौंक गया। थोड़ी ही दूर आगे लोहे की कोठरियों से भरा एक इलाका था, जहां लोगों को कैद किया गया था। इतना ही नहीं, लोहे की कोठरियों के अंदर सभी लोग पुरुष थे। ये लोग लोहे की कोठरियों में जंजीरों से बंधे हुए थे और उदास और निराश दिख रहे थे। ये स्पष्ट नहीं था कि वे वहां कितने समय से कैद थे। क्या होगा अगर वह मोटा आदमी भी जेल में बंद हो जाए? उसी क्षण जिन बहुआन को नौकरानी द्वारा बताई गई अजीब बातें अचानक याद आ गईं। जियांगशी के इस क्षेत्र में रात को बाहर जाने वाले पुरुष रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। वर्षों से अनगिनत पुरुष गायब हो चुके थे, जिनमें से अधिकतर युवा और सुंदर थे। उसने कालकोठरी की छानबीन की, लेकिन वह बहुत विशाल थी और उसमें इतने सारे लोग कैद थे कि उसे वह मोटा आदमी कहीं नहीं मिला। इसके अलावा कालकोठरी पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव प्रतीत हो रहा था और सिस्टम उसकी स्थिति का सटीक पता नहीं लगा सका। क्रैकटिल्ड, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जिससे जिन बहुआन ने सहज रूप से अपना सिर नीचे कर लिया। उसी क्षण काले कपड़े पहने 2 महिलाएं पास आईं, एक पिंजरे की जंजीरें खोलीं, फिर अंदर से एक हटे कट्टे आदमी को बाहर निकाला। क्या हुआ है? जिन बहुआन उत्सुक था, इसलिए वह चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। बलवान व्यक्ति को स्नान के लिए गर्म पानी के झरने में ले जाने के बाद उसे एक मंडप में ले जाया गया और 2 महिला नौकरानियां उसके पीछे चली गईं। जिन बहुआन चुपके से आगे बढ़ा और संयोगवश उसे मिट्टी की दीवार में एक छेद दिखाई दिया। उसने छेद पर नजर डाली और तुरंत चौंक गया। एक धुंधली रोशनी वाले घर के अंदर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। उसी क्षण एक मोहक महिला एक बड़े से ज़ेड रंग के पलंग पर करवट लेकर लेटी हुई थी। वह महिला उत्तेजक पोशाक पहने हुए थी और उसकी आंखें और भौहें मोहक और आकर्षक थीं। ये गिलास वाइन पी लो। उसने अपनी उंगलियों के बीच औषधीय शराब का एक प्याला पकड़ा और उस आदमी को दे दिया। वह आदमी बहुत आदरपूर्वक लेकिन भयभीत भी लग रहा था और उसने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। उसने शराब एक ही घूंट में पी ली। अचानक उस आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जिन बहुआन सहज रूप से समझ गई, यह एक शक्तिशाली कामोत्तेजक पदार्थ है। ये हो सकता है। खुद पर काबू न रख पाने के कारण उस बलवान व्यक्ति ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और ज़ेड रंग के पलंग पर चढ़ गया। अध्याय 65, यिंग गुलदाउदी की प्रेत माता। हमटिल्ड, अंतिम क्षण में उस आकर्षक स्त्री ने अचानक उग्र भाव प्रकट किया। उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं, फिर उसने तुरंत अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया और यांग ऊर्जा का एक प्रवाह तेजी से उस स्त्री के शरीर में समाहित हो गया। वह आदमी चीखने चिल्लाने लगा और बुरी तरह छटपटाने लगा, लेकिन महिला ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ रखी थी। पूरे आधे घंटे बाद अब बूढ़े हो चुके उस हटे कट्टे आदमी ने आखिरकार बेहोशी का रुख कर लिया। बहुत स्वादिष्ट। उसी क्षण वह महिला अचानक खड़ी हो गई, गहरी सांस ली, मानो उसे बेहद संतुष्टि मिली हो। वह दर्पण के सामने सीधी बैठ गई और फिर एक भयानक दृश्य ने जिन बहुआन को पूरी तरह से चौंका दिया। जैसे जैसे उस मोहक महिला ने धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाया, अंततः उसका असली चेहरा सामने आ गया।
दर्पण के माध्यम से जिनबुहुआन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि महिला का चेहरा भयावह था, सचमुच भयावह। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, चेहरा सड़े हुए मांस से ढका हुआ था और उस पर कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आधी नाक कटी हुई थी और उसकी भौहें नहीं थीं। वह एक सड़ते हुए शव की तरह भयानक दिख रहा था। हालांकि उसने अचानक अपनी साधना तकनीक को सक्रिय कर लिया और एक अन्य मानव त्वचा के मुखौटे से कसकर चिपक गया, जिससे वह एक चेहरेहीन व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। फिर उसने एक भौहों की पेंसिल ली और अपने चेहरे पर भौहें बना लीं। इसके बाद उसने एक डिब्बा निकाला और उस पर आंखें, होंठ और नाक चिपका दीं। धुंधली रोशनी में यह दृश्य बेहद डरावना लग रहा था। कुछ और वर्षों के प्रशिक्षण और यांग ऊर्जा को आत्मसात करने के बाद मेरा रूप फिर से सुधर जाएगा, ही टिल्ड। आकर्षक स्त्री ने भयावह मुस्कान के साथ अपने द्वारा सावधानीपूर्वक रंगी गई मानव त्वचा की प्रशंसा की। नौगुलदाउदी संप्रदाय की गुप्त तकनीकों का अभ्यास करने से उसका चेहरा विकृत हो गया था और इसे केवल एक गुप्त विधि से ही ठीक किया जा सकता था। हालांकि इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। जिनबुहुआन घृणा से लगभग उल्टी करने ही वाला था। उसने तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। इस दृश्य ने उसे बेहद विचलित कर दिया था। पहले फैटी को ढूंढते हैं। जिनबुहुआ महल में चूहे की तरह सावधानी से घूम रहा था। वह इधर उधर छिपता रहा और कभी कभार जेल की कोठरियों की जांच करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई, उसने सचमुच उस मोटे आदमी को एक कोठरी में पा लिया। हालांकि वह मोटा आदमी किसी जादू के असर में लग रहा था। उसकी आंखें खाली थीं। वहां कैद अन्य लोगों की तरह वे भी नौगुलदाउदी संप्रदाय के भ्रम में थे। जिनबुहुआन ने सिस्टम की जांच की और 1000 चुराए हुए पॉइंट्स खर्च करके जहर का टीका खरीदा। फिर वह चुपके से दोबारा पास आया और फुफकारते हुए चेनसॉ से प्रवेश द्वार को काट डाला। हालांकि ये लोग पहले से ही मायावी जादू के प्रभाव में थे। दरवाजा जहां भी था वे स्थिर खड़े थे, मानो जीवित लाश हों। जिनबुहुआन ने एक विषनाशक दवा निकाली और उसे मोटे आदमी के मुंह में ठूंस दिया। मेरी सहायता करो। मोटे आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ उठा। जिनबुहुआन चौंक गया और उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। चुप रहो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप हो गए। काफी देर बाद उन्हें ये जानकर राहत की सांस आई कि वे पकड़े नहीं गए हैं। मोटे, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोनों व्यक्तियों ने अपना सिर बाहर निकाला और गश्ती दल के पहरेदारों की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए पिंजरे में बने एक छेद से निकल गए। सिस्टम द्वारा स्कैन किए जाने के बाद वे पीछे के दरवाजे की ओर भागे, जहां बॉयलर के नीचे एक छेद था। अब हम सुरक्षित हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद जिनबुहुआन ने आखिरकार राहत की सांस ली। रंगे हुए चमड़े वाले उस भयानक दृश्य की याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। नौगुलदाउदी गुट वाकई खतरनाक था। मोटे, तुम यहाँ कैसे आए? जिनबुहुआन ने ठंडे पसीने से तरबतर फैटी काओ पर एक नज़र डाली और हैरान रह गई। वे स्पष्ट रूप से एक ही फार्मेसी में थे, तो फैटी काओ बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकता है? हालांकि उस मोटे आदमी ने अपना सिर हिलाया, उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था और इस तरह अनजाने में उसे इस जगह पर घसीट लिया गया। सावधान रहो, यहाँ की सभी महिलाएं विकृत मानसिकता वाली हैं। मोटा आदमी डर से कांप उठा। वह पहले कभी इतना डरा नहीं था, यहाँ तक कि जब उसने पहले ज़ॉम्बी देखे थे तब भी नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, ये सभी पुरुष नौकरानियों के गुलाम हैं। इन्हें हमेशा पीटा जाता है। मैं यहाँ थोड़े ही समय से हूँ और पिटाई से लगभग मरणासन हो चुका हूँ। उन्होंने मुझे ऐसी दवाएं दी जिनसे मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। उन बेचारी औरतों के बारे में सोचते ही उस मोटे आदमी ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। उन नौकरानियों ने उनके साथ जरा भी इंसानियत का बर्ताव नहीं किया था। अब तो बस ये सोचकर ही उसका मन करता है कि उनके चेहरे मिट्टी में रगड़ दे। इतना कहने के बाद मोटे आदमी ने आगे कहा, जेल में बेहोश होने से पहले मैंने अन्य कैदियों को ये कहते सुना कि यहाँ एक क्रिसेंथेमम भूतनी है। ऐसा कहा जाता है कि यह क्रिसेंथेमम भूतनी यहाँ ची जादू का अभ्यास करती है और उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। यिंग गुलदाउदी दानव माता। जिनबुहुआन को शक था कि भूतनी यिंग जू वही शख्स है जिससे वह पहले मिल चुका था। इसलिए कुछ सोचने के बाद उन दोनों ने सिस्टम का इस्तेमाल करके दोबारा खोजबीन शुरू की। उन्हें भूतनी यिंग जू को खत्म करने का कोई रास्ता निकालना ही था, वरना और भी लोग उत्पीड़न का शिकार हो जाते। आवाज़ ची तकनीक, जिसे दुष्ट गो तकनीक के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत क्रूर और निर्मम दुष्ट तकनीक है। इस तकनीक में अक्सर मानव शरीर का उपयोग गो को विकसित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कठपुतली गो, कुमानथोंग आदि। इस अभिशाप को तोड़ने के लिए अभिशाप देने वाले व्यक्ति को मार डालना होगा और शापित आंख को नष्ट किए गए ताबीज के साथ नष्ट करना होगा। सिस्टम में खोजबीन करने के बाद उन दोनों को एक समाधान मिल गया। हालांकि वे तुरंत फिर से भ्रमित हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यिंग गुलदाउदी भूत माता गुआंग कहाँ स्थित है। पहले बाहर जाओ, ध्यान से निरीक्षण करो, फिर कोई कदम उठाओ। मामले पर चर्चा करने के बाद वे दोनों चूल्हे के नीचे से फिर से बाहर निकले।
हालांकि जैसे ही वे बाहर निकले उन्हें एक चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी और संयोग से 2 नौकर अंदर आ गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब उनकी निगाहें मिलीं तो जिनबुहुआन और फैटी काओ के पसीने छूट गए। लोहे का कोड़ा पकड़े नौकरानी के चेहरे पर निर्मल भाव थे। जिनबुहुआन और फैटी काओ को देखते ही उनके चेहरे पर तुरंत भयंकर क्रोध छा गया। उनमें से 2 भागने में कामयाब रहे। वे सचमुच बहादुर हैं। यहाँ वापस आना। प्रसिद्ध। दोनों नौकरों की पुतलियां फैल गईं और उन्होंने लोहे के कोड़ों से प्रहार किया। हालांकि इससे जिनबुहुआन और उसके साथियों को केवल मनोरंजन हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। क्या ये दोनों तुच्छ नौकर उन्हें मूर्ख बनाने की सोच रहे थे? धिक्कार है। यह मत सोचो कि मैंने कभी किसी औरत को नहीं मारा। जिनबुहुआन और मोटे आदमी ने एक दूसरे को निगाहों से देखा, फिर लगातार भूसे बरसाए और नौकरों को बुरी तरह पीट दिया। अध्याय 66। बेबी गो। तुम। धिक्कार है। यह मत सोचो कि मैंने कभी किसी महिला को नहीं मारा। नौकरानियों द्वारा पहले बेरहमी से पीटे गए मोटे आदमी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था और स्वाभाविक रूप से वह अपनी इज्जत बचाना चाहता था। आखिरकार इन नौकरानियों ने हर तरह के बुरे काम किए थे, इसलिए उन्हें दंडित करने का यह एक अच्छा मौका था। मैं तुम्हें 3 अंक दिलाऊंगा। मारो। उस मोटे आदमी ने लोहे का चाबुक उठाया और नौकरानी को लात मारकर गिरा दिया। लेकिन वह आदमी अभी रुका नहीं। उसने उन दोनों को अंदर घसीटा और बेरहमी से बार बार पीटा। भाई, ये औरतें बहुत क्रूर हैं। इन्होंने कई लोगों को यातनाएं देकर मार डाला है। तुम सचमुच सबसे निर्दयी औरत हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी चमड़ी कितनी मोटी है। प्रसिद्ध। उस मोटे आदमी ने दोनों नौकरानियों के सिर दबाए और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। कुछ ही देर बाद दोनों महिलाओं ने सांस लेना बंद कर दिया। घास। उस मोटे आदमी ने थूका और दोनों आदमियों को लात मारकर गड्ढे में धकेल दिया। ये सभी औरतें 9 गुलदाउदी संप्रदाय की शिष्याएं थीं, जो क्रूर और हत्यारी थीं। ऐसे राक्षसों से निपटने के लिए उन्हीं के समान प्रतिशोध लेना आवश्यक था। दोनों शवों को ठिकाने लगाने के बाद जिनबुहुआन और फैटी काओ शांत रहे और खलिहान में लौट गए। हालांकि उनका अभी उन आदमियों को रिहा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन्हें डर था कि स्थिति और बिगड़ जाएगी। यिन क्राइसेंथेमम भूतनी की शक्ति अथाह थी। केवल और अधिक आदमियों को भेजने से समस्या हल नहीं होगी। सिस्टम, मुझे ढूंढो। भूतनीमा यिनजू। आवाज़। नियंत्रण पैनल पर तुरंत एक लाल रेखा दिखाई दी। जिनबुहुआन और फैटी ने सिर हिलाया। उन्होंने पहले उस बूढ़ी औरत से मिलने का फैसला किया। आखिर भूमिगत महल इतना विशाल था कि अगर वे पकड़े भी गए तो उन्हें थोड़े समय में पकड़ना मुश्किल होगा। दोनों ने प्रणाली द्वारा दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही एक और महल पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी उपस्थिति छुपाए और चमगादड़ों की तरह चुपके से महल के खंभों पर चढ़ गए, नीचे की हर चीज का अवलोकन करते हुए। उसी क्षण प्रेत माता यिनजू महल में प्रकट हुई। उनका रूप अब भी अत्यंत सुंदर था, लेकिन जिनबुहुआन को मन ही मन घृणा महसूस हुई। उनकी त्वचा के नीचे एक सड़ता हुआ चेहरा था, जो उनका वास्तविक रूप था। विस्फोट। यिनजू गुइमू ने हॉल के बीचों बीच से एक पत्थर का चबूतरा उठाया। ध्यान से देखने पर दोनों को पता चला कि यह किसी गर्भवती महिला का था। उसी क्षण जिनबुहुआन को एहसास हुआ कि यिनजू गुइमू ने शायद फिर से ची जादू का अभ्यास शुरू कर दिया है। उस समय एक गर्भवती महिला पत्थर के चबूतरे पर लेटी हुई थी। उसके हाथ पैर जंजीरों से कसकर बंधे हुए थे और वह हिलडुल नहीं पा रही थी। वह होश में थी, लेकिन लगातार चीख रही थी और छटपटा रही थी। भूतनी यिनजू अविचलित रहीं। उन्होंने गर्भवती महिला के पेट को धीरे से सहलाया और भयानक ढंग से हंसने लगीं। फिर उन्होंने एक हरा तरल पदार्थ लिया और सीधे उसके सूजे हुए पेट पर डाल दिया। हंसना। नहीं नहीं। गर्भवती महिला चीख पड़ी। उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। जिनबुहुआन और फैटी काओ दोनों मन ही मन चिंतित हो गए। 9 गुलदाउदी गुट सचमुच निर्दयी था। हरा तरल पदार्थ उसके पेट पर गिरा और तुरंत उबलने लगा, जिससे सफ़ेद भाप के बड़े बड़े गुबार निकलने लगे। फिर उसका पेट ऐसे मरोड़ने और मचलने लगा मानो उसमें आग लग गई हो। फिर एक और भी भयावह दृश्य सामने आया। भूतनी यिनजू ने एक डिब्बा खोला और गर्भवती महिला के पेट में कीड़े डाल दिए। कीड़े तेजी से उसका पेट खाने लगे और उसके शरीर में प्रवेश कर गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने फिर एक और डिब्बा निकाला और उसमें कनखजूरे, मेढक, बिच्छू और विषैले सांप सीधे गर्भवती महिला के मुंह में ठूंस दिए। ये जहर भी उसके गले से होते हुए उसके पेट में चले गए। असहनीय दर्द सहने के बावजूद गर्भवती महिला स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि अनगिनत जहरीले कीड़े उसके आंतरिक अंगों को कुतर रहे हैं, जबकि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में विकृतियां आ गई थीं। गुबुड़िया। जिनबुहुआन और फैटी काओ चौंक गए। ये दृश्य देखकर क्या ये वही कठपुतली गो नहीं था जिसका वर्णन सिस्टम ने पहले किया था? दोनों ने फिर से आह भरी। वे असहाय होकर देखते रह गए। उन्हें डर था कि वे यिन गुलदाउदी भूत माता को हरा नहीं पाएंगे। जब दोनों गहरी सोच में डूबी हुई थीं, तभी यिनजू गुइमू ने एक खंजर निकाला और अपना पेट चीर दिया, जिससे अंततः बच्चा दिखाई दिया।
उफ्टिल्ड। छत की कड़ियां पर खड़े जिन बुहुआन और फैटी काऊ ने ये दृश्य देखा, उनका पेट इतना खराब हो गया कि उन्हें उल्टी आने ही वाली थी। बच्चे पर गू विष का प्रकोप था, उसका चेहरा भयानक था, शरीर से खून और मवाद बह रहा था, उसकी पुतलियां उभरी हुई थीं और उसकी त्वचा से लगातार कीड़े रेंग रहे थे। बच्चे ने अपना मुंह खोला और उसके काले दांतों से स्याही जैसा तरल पदार्थ टपक रहा था, जो किसी दानव के दांतों की तरह नुकीले थे। सचमुच डरावने। ये बेबी गू है। दुर्भाग्यवश ये गू अभी इतना परिपक्व नहीं है। खैर कोई बात नहीं। यिनजू गुइमू ने बच्चे की बारीकी से जांच की और महसूस किया कि उसने प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। बच्चा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। उसने गहरी सांस ली और खंजर बच्चे के चेहरे में घोंप दिया। बच्चा चीख उठा और फिर शांत हो गया। शिशु गू की हत्या करने के बाद यिनजू गुइमू बिना कुछ किए महल से चला गया। शव को जल्द ही विषैले जीव खा जाएंगे और हड्डियां तक नहीं बचेंगी। उफ्टिल्ड। यिन गुलदाउदी दानव माता के चले जाने की पुष्टि होने के बाद वे दोनों अंततः अपनी उल्टी को रोक नहीं पाए। ये दृश्य सचमुच घिनौना था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे एक बुरी शक्ति कहा जाता था। दोनों को कुछ देर तक उल्टी होती रही और इस तरह के दुष्ट जादू का बेहतर अध्ययन करने के लिए उनके पास नाक ढककर करीब आकर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भयानक, बेहद भयानक और घिनौना। 9 क्राइसेंथेम्स गुड सचमुच भ्रष्ट है। जिन बुहुआन और फैटी काऊ दोनों ही बेहद क्रोधित थे। उन्होंने जीवित लोगों का इस्तेमाल करके गू विष तैयार किया और असफल लोगों को मार डाला। कौन जाने जियांगशी शहर में कितनी गर्भवती महिलाओं को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया होगा और इस महल में उनकी कितनी दुखद मृत्यु हुई होगी। जापानी जादू टोना वाकई डरावना है। कुछ देर अवलोकन करने के बाद दोनों ने अंततः गू तकनीक के स्रोत का पता लगा लिया। पता चला कि सभी गू विषैले कीड़ों द्वारा ले जाए जा रहे थे। काओ पानगजी और जिन बुहुआन ये सब और नहीं देख सके और उन्होंने तुरंत शवों और गुले जाने वाले कीड़ों को जला दिया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? फैटी काओ क्रोध से भर उठा। ये स्त्री बहुत क्रूर थी और इसे खत्म करना ही होगा। हालांकि वे ये भी समझते थे कि भले ही वे दोनों मिलकर काम करें, फिर भी वे 9 क्राइसेंथेमम सेक्ट के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ को शायद ही हरा पाएंगे। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, आइगू को नष्ट करना। हालांकि आइगू अभी भी यिन क्राइसेंथेमम भूत माता के शरीर में मौजूद था। उसकी सटीक स्थिति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उसे यांग ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए यौन संबंध बनाने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे लगता है कि गू की आंखें उसी जगह पर होनी चाहिए। उनके अनुमान के आधार पर यिनजू गुइमू मृत्यु द्वार वास्तव में मौजूद था, लेकिन इसे भेदना बेहद मुश्किल होगा। ये काम मुझ पर छोड़ दो, उस मोटे आदमी ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। बस एक ताबीज लगाना है ना? इतना मुश्किल तो नहीं लगता। जिन बुहुआन को हंसी भी आए और गुस्सा भी आया। चूंकि उस मोटे आदमी ने ये कर दिया था तो वह और कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि यिन गुलदाउदी दानव माता केवल आधी रात को यांग ऊर्जा को अवशोषित करती है। उन्हें सिस्टम से पता चला कि आधी रात होने में अभी भी 3 घंटे बाकी हैं। अध्याय 67 ची संरचनाओं को नष्ट करने की कला। 3 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार सिस्टम के निर्देश उनके दिमाग में गूंज उठे। उन्हें पता चल गया कि आधी रात हो चुकी है। फिलहाल जिन बुहुआन और फैटी काओ अभी भी भूमिगत महल के अंदर छिपे हुए थे। यिन गुलदाउदी भूत माता की गो आंख को नष्ट करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। फैटी, ऐसा लगता है कि जिन लोगों को जेल में डाला गया था उन्हें रिहा कर दिया गया है। दोनों आदमी दबे पांव आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे शाही जेल तक नहीं पहुंच गए। तब अचानक उन्होंने पाया कि पिंजरों में बंद बलवान पुरुषों को मुक्त कर दिया गया था और फिर उन्हें भीतरी महल में ले जाया गया था। लगता है वो बुढ़िया फिर से यांग ऊर्जा सोखने वाली है। ये एक अच्छा मौका है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर चुपचाप भीड़ में गायब हो गए। उनके पीछे लोहे के कोड़े लिए कई निर्मम चेहरे वाली महिलाएं बेरहमी से कोड़े मार रही थीं। जल्दी करो, अगर बाद में महारानी नाराज हो गई तो तुम जिंदा नहीं लौटोगे। टूटा हुआ, तुम्हें धिक्कार है छोटी कुतिया। उस बुढ़िया को पीटने के बाद तुम्हें पछतावा होगा। जिन बुहुआन और फैटी काओ मन ही मन कोसने लगे। कई बार कोड़े खाने के बाद उनका मूड वाकई खराब हो गया था, लेकिन फिलहाल वे अपना गुस्सा दबाकर महल में प्रवेश करने तक इंतजार कर सकते थे। कुछ ही देर बाद बलवान पुरुषों के समूह को महल में लाया गया। सिंहासन पर प्रेत माता यिनजू पीले गुलदाउदी के फूलों से खेल रही थीं। भूत माता यिनजू अपने लाल होठों से हाथ में पकड़े फूल को चाटती हैं, जिससे एक अप्रतिरोध्य आकर्षण उत्पन्न होता है। उनकी सहज मुद्रा उनके परिपक्व आकर्षण को और भी बढ़ा देती है। हालांकि जिन बुहुआन को मतली महसूस हुई। जब से उसने भूतनी यिनजू का असली चेहरा देखा था, तब से उस बुढ़िया को देखते ही उसे घिन आती थी। ये बैच काफी अच्छा निकला। यिन गुलदाउदी भूतनी माँ ने चारों ओर देखा और काफी संतुष्ट दिखीं। उनकी नज़र में ये लोग महज उनकी साधना के साधन थे। ये सोचते हुए उन्होंने आगे कहा, सब कुछ छोड़ दो, मैं सबसे मजबूत यांग ऊर्जा वाले को चुनना चाहता हूँ। सुखद दुख, तुम बुढ़िया, तू कमीनी कुतिया, वाह।
ये सुनकर जिन बुहुआन और फैटी काओ डर से पीले पड़ गए। फैटी ने तो पाद भी मार दी और मन ही मन यिंजू गुइमू और उसके 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसने लगा। पूरी तरह नग्न, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? हट जाओ, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करें? शोर शराबा देखकर कई महिला नौकरानियों ने अपने लोहे के कोड़े निकाले और उन पर कई बार वार किए, जिससे पुरुष भय से कांप उठे। इतने लंबे समय तक यहाँ कैद रहने के कारण पुरुषों में विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने आज्ञाकारी होकर अपने कपड़े उतार दिए। धिक्कार है भाई, ये सब तुम्हारी गलती है। मोटे, तुमने मुझे सच में बड़ी मुसीबत में डाल दिया। फैटी काओ ने मन ही मन आह भरी। इतनी सारी महिलाओं के सामने वह अपने कपड़े कैसे उतार सकता था? जिन बुहुआन भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। इस बुढ़िया की पसंद कितनी अजीब है, उसने सच में ये हरकत कर दी। धत्तेरी की, क्या तुम दोनों अपने स्वामी के आदेशों का उल्लंघन करने का इरादा रखते हो? वे सब नग्न अवस्था में एक कतार में खड़े थे, केवल जिन बुहुआन और फैटी काओ ही अनुत्तरदायी थे। हालांकि स्थिति इस हद तक पहुंच चुकी थी और वे अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मेरी बेगुनाही, उन दोनों ने मन ही मन आह भरी और उनके पास कपड़े उतारने के अलावा कोई चारा नहीं था। वरना अगर बुढ़िया गुस्सा हो जाती तो वे सचमुच मर जाते। उन्हें पूरी तरह नग्न देखकर बूढ़ी दादी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। आप यहाँ आओ। यिंजू गुइमू ने 6 पैक एब्स वाले एक आकर्षक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह व्यक्ति उनके पास गया और चाय की एक घूंट ली। कई लोगों से यांग ऊर्जा अवशोषित करने के बाद यिंजू गुइमू का चेहरा अचानक विकृत हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आंतरिक ऊर्जा अतिप्रवाहित हो रही थी, जो स्पष्ट रूप से ची विचलन के संकेत दिखा रही थी। एक ही बार में अत्यधिक यांग ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद यिंजू गुइमू अंततः अपने शरीर के भीतर की शक्ति पर नियंत्रण खो बैठा। इस क्षण उसका चेहरा छिलने लगा और फिर सांप जैसी पपड़ियां दिखाई देने लगीं। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को स्थिर करने के लिए तुरंत हाथ की मुद्राएं बनाईं। परिणामस्वरूप मुखौटा धीरे धीरे हट गया और अंततः उसका असली चेहरा सामने आ गया। सुखद दुख, उफ्टिल्ड। वहां मौजूद सभी पुरुष जो ये दृश्य देख रहे थे वहीं पर उल्टी करने लगे। कभी तेजस्वी और सुंदर दिखने वाली प्रेत माता यिंजू अब किसी राक्षस से भी अधिक बदसूरत और घिनौनी लग रही थी। उसका चेहरा सड़े हुए मांस से ढका हुआ था और यहाँ तक कि कीड़े भी दिखाई दे रहे थे जिनसे दुर्गंध आ रही थी। ये तो बहुत ही घिनौना है। उफ्टिल्ड, मोटे आदमी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए गालियां दीं। दरअसल उसने पहले भी उस औरत के बारे में मन ही मन कल्पनाएं की थी और इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मर ही जाएगा। यह कोई बूढ़ी दादी नहीं थी, ये तो मानो सड़ती हुई लाश थी। आटिल्ड, यिंग गुलदाउदी भूतनी को असहनीय पीड़ा होने लगी। न केवल उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, बल्कि उसके शरीर में भी परिवर्तन आ गया। उसकी बाहों, गर्दन और त्वचा पर छोटे छोटे काले सांप के शल्क उगाए, जिससे उसका रूप इतना भयावह हो गया कि घिनौना लगने लगा। मेरी आंतरिक ऊर्जा बेकाबू हो गई है। मेरे पास ये जोखिम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इधर आओ। वह अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को बड़ी मुश्किल से दबा रहा था और अपने नीचे लेटे हुए व्यक्ति को टकटकी लगाकर देख रहा था। अब उसके पास एकमात्र विकल्प यही था कि वह अपने शरीर में और अधिक यांग ऊर्जा भरकर एक यांग कोर बनाए और फिर उसे सील कर दे। अन्यथा ऊर्जा अनियंत्रित हो जाएगी। ये देखकर तो सबसे बहादुर आदमी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उस बूढ़ी औरत को देखकर शायद उन्हें बुरे सपने आते, लेकिन यिंग गुलदाउदी दानव माता ने मकड़ी का जाला थूका, उनमें से एक को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिससे उसकी यांग ऊर्जा निकल गई। मोटे, तुम्हारा मौका आ गया है। जिन बुहुआन ने मोटे आदमी को धक्का दिया और उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाया, लेकिन मोटे आदमी ने तुरंत विरोध किया। उसका चेहरा डर से पीला और फिर लाल हो गया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। पुकारना। मकड़ी के जाले की एक पतली सी लड़ी निकली और फैटी काओ के चारों ओर लिपट गई, जिससे वह ऊपर की ओर खींच गया। फैटी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, सदमे से जम गया। सुखद दुख, भूत, मदद करो। फैटी काओ ने बेताब होकर संघर्ष किया, लेकिन यिंग गुलदाउदी भूतनी माँ उसके करीब आती गई। जैसे ही उसके नन्हे शल्कों ने उसे छुआ, फैटी के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। इसे जल्दी पी लो। उस मोटे आदमी को औषधीय शराब पीने के लिए मजबूर किया गया और उसका शरीर तेजी से गर्म होने लगा। हालांकि जैसे ही गर्मी चरम पर पहुंची, उसने यिंग गुलदाउदी प्रेत माता की ओर एक नज़र डाली और फिर पूरी तरह से बेहोश हो गया। अरे बाप रे, ये तो मुरझा भी गया। तुम बिल्कुल बेकार हो। यिंग गुलदाउदी दानव माता क्रोधित हो उठी और उसने अपने नुकीले पंजे फैलाकर उस मोटे आदमी का सिर काटने की कोशिश की। उसी क्षण उस मोटे आदमी की जान बचाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। उसने मकड़ी का जाला फाड़ दिया और फिर जिन बुहुआन द्वारा दिया गया ताबीज नीचे गिरा दिया। हे भगवान, हम अंदर आ गए। आटिल्ड, जैसे ही ताबीज ने गू की आंखों को भेदा, यिंजू गुइमू तुरंत चीख उठा, फिर उसकी असली ऊर्जा गायब हो गई और उसने मुंह भर खून उगल दिया।
अब दशकों की उसकी सारी मेहनत और प्रशिक्षण व्यर्थ हो गया था, उसके सारे प्रयास बेकार हो गए थे। और जैसे ही उसकी आंख नष्ट हुई, उसका पूरा शरीर सड़ने लगा और उससे दुर्गंध आने लगी। अध्याय 68 शव नियंत्रण ताबीज। आटिल्ड भूमिगत महल के भीतर से एक तीखी गर्जना गूंजी। यिंग गुलदाउदी दानव माता का शरीर मवाद भरे घावों से ढका हुआ था, जिससे दुर्गंध आ रही थी। उफ्टिल्ड मोटा आदमी इतना घृणा से भर गया कि वह लगभग बेहोश हो गया। उसने चुड़ैल को लात मारकर एक तरफ धकेल दिया और भाग गया। यिंग गुलदाउदी भूतनी का चेहरा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था, लगातार गो कृमियों द्वारा खाया जा रहा था और यहाँ तक कि उसकी आंखों की पुतलियों से भी कृमियों को रेंगते हुए देखा जा सकता था। नौ गुलदाउदी स्कूल की मार्शल आर्ट अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट है। यदि कोई इस प्रकार की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में विफल रहता है तो उसे गो कृमियों द्वारा खा लिया जाएगा और असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। आह, महल के स्वामी! इस दृश्य को देखकर नौकर चाकर घबरा गए। वहीं क्रोधित मोटे आदमी ने अपना हथौड़ा घुमाया और पल भर में कई महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस जगह को तबाह कर दो। उस बुढ़िया ने हमें इतने लंबे समय तक कैद रखा है, अब आखिरकार हम उससे बदला ले सकते हैं। मारना। उनके पीछे लोहे के पिंजरे में बंद लोगों को जिन बुहुआन ने मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने हथियार लहराए और यिनजू बुइमू पर अंधाधुंध वार किए। यिनजू बुइमू को प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं मिला और वह पल भर में टुकड़ों में कटकर कीमा बन गया। आखिरकार उस बुढ़िया से छुटकारा मिल गया। चलो इस जगह को जला देते हैं, वरना इसके बारे में सोचकर ही मुझे घिन आती है। इतना कहकर उन दोनों ने महल में एक बाल्टी तेल उड़ेल दिया, फिर मशाल नीचे फेंक दी और समूह तेजी से सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। महल से हवा की दिशा में आग की लपटें उठ रही थीं और घना काला धुआं फैल रहा था। क्रैकटिल्ड जिन बुहुआन और फैटिकाओ ने तंत्र को सक्रिय किया और नीचे से ऊपर की ओर रेंगते हुए आए, जबकि बाकी लोग दूसरे रास्ते से बाहर भाग गए। उफ्टिल्ड भगवान का शुक्र है, बाल बाल बच गए। वे दोनों हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़े। यह अनुभव सचमुच भयानक था। उन्होंने अंततः नौ गुलदाउदी संप्रदाय की दुष्ट प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था। उस बुढ़िया को हटा दिया गया है और इस फार्मेसी को खाली छोड़ देना चाहिए। चलो यहाँ की सारी दवाइयाँ ले लेते हैं, भविष्य में हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस फार्मेसी में अधिकांश दवाइयाँ अत्यंत दुर्लभ थीं। दोनों व्यक्तियों ने बिना किसी झिझक के एक एक करके हर दुकान से दवाइयाँ चुरा लीं। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस बार उन्हें कोई अंक नहीं मिले। जांच पड़ताल के बाद दोनों को पता चला कि फार्मेसी की मालकिन भूतनी यिनजू की मृत्यु हो चुकी थी। फार्मेसी का कोई मालिक नहीं था, जिससे चोरी करना आसान हो गया था और इसलिए चोरी करने पर कोई इनाम भी नहीं था। हालांकि यह थोड़ा अफसोसजनक था। जिन बुहुआन और फैटिकाओ बेहद खुश थे और सोच रहे थे कि वे इन बहुमूल्य दवाओं के बदले कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ चुराने के बाद सुबह हो गई और वे दोनों एक एक करके दुकान से चुपके से निकल गए और जल्दी से सराय की ओर वापस चले गए। मोटे, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये लाश शुद्धिकरण तकनीक वाकई इतनी जादुई है। जिन बुहुआन ने मोटे आदमी को कुछ निर्देश दिए, फिर लाल शव राजा को बाहर निकाला। ये लाल शव राजा मिंग राजवंश के एक उच्च पदस्थ अधिकारी की हीन ऊर्जा से पुनर्जीवित एक शक्तिशाली शव था। हालांकि लाल रंग का शव अब बिस्तर पर अकड़ा हुआ बिल्कुल गतिहीन पड़ा था। उसके अंगों को स्टार अधिकारी की शव जकड़ने वाली सुइयों से जकड़ दिया गया था, जिससे वह पूरी तरह से असहाय हो गया था। उसके मुंह में शव जकड़ने वाली गोली पड़ी थी। इन दो सर्वोच्च रत्नों के प्रभाव में आकर शव को दबाने से, चाहे लाल शव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करने के लिए विवश होना पड़ेगा। दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद मोटा आदमी भी मजे में शामिल होने के लिए आ गया। उसने ज़ॉम्बी के शरीर को चुटकी काटी और हैरानी की बात यह थी कि अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले वाली यिंग गुलदाउदी भूतनी इस ज़ॉम्बी से कहीं ज्यादा डरावनी थी। मोटे, नुस्खे के अनुसार दवा तैयार करो। शव शोधन तकनीक के निर्देशों का पालन करते हुए जिन बुहुआन ने एक नुस्खा मोटे आदमी को सौंप दिया। मोटे आदमी ने नुस्खा लिया, फिर पहले से चुराई हुई दवाइयां निकाली और सावधानीपूर्वक एक एक करके चुनी। लाशों के राजा से जैसी उम्मीद थी, शायद एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ भी इस लाश को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जिन बुहुआन ने स्वर्ण सर्प तलवार से शव राजा के शरीर पर वार किया, लेकिन शरीर अक्षुण्ण रहा और उस पर केवल एक काला निशान रह गया। इससे शव राजा की रक्षा शक्ति का पता चलता है। सबसे पहले शव को 1 घंटे के लिए सांप के खून में भिगो दें, फिर उस खून का उपयोग करके शव को वश में करने वाला ताबीज बनाएं। ताबीज को राक्षस के शव के मुंह में रख दें और पहला चरण पूरा हो जाएगा। शव शोधन नियमावली का पहला पृष्ठ गहन पाठ से भरा हुआ था। जिन बुहुआन ने उस पर एक नज़र डाली और प्रक्रिया को मोटे तौर पर समझ लिया। दिल की धड़कन। जिन बुहुआन ने चोरी के सामान के एक कारखाने से एक बड़ा ताबूत खरीदा और उसमें प्राचीन शव को रख दिया। हालांकि उसे अभी भी सांप के खून की जरूरत थी और आवश्यक मात्रा बहुत अधिक थी। कोई और विकल्प न होने पर जिन बुहुआन को फिर से निकलना पड़ा। उसने जियांगशी शहर में खोजबीन की और
अंततः बड़ी संख्या में जीवित सांप खरीदने में सफल रहा। ये सांप चोरी के सामान के विनिमय केंद्र पर उपलब्ध थे, लेकिन स्तर प्रतिबंधों के कारण कुछ चोर इन्हें खरीदने में असमर्थ थे। एंगा जिन बहुआन ने एक एक करके सांपों के सिर काट दिए और उनका खून ताबूत में इकट्ठा किया। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ के शरीर सांपों के खून में मिले, सफ़ेद भाप उठी और लाल लाश और भी ज्यादा खूंखार दिखने लगी। स्पष्टतः सामान्य परिस्थितियों में इतनी मात्रा में सर्प का रक्त अवशोषित करने के बाद लाल शव की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होनी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश वह 2 दिव्य कलाकृतियों द्वारा स्थिर कर दिया गया था और अपनी अपार शक्ति के बावजूद भी वह हिलने डुलने में असमर्थ था। पूरे 1 घंटे तक भिगोने के बाद जिन बहुआन ने सांप के पित्त को लिया, उसे पीसकर उसका सार निकाला और उससे मंत्र की नकल बनाई। उसने शव शोधन तकनीक के मंत्र की एक एक रेखा को सावधानीपूर्वक नकल किया, लेकिन जटिल रेखाओं के कारण कई बार असफल रहा। सौभाग्य से अभ्यास से ही निपुणता आती है और 10वें प्रयास के बाद जिन बहुआन ने अंततः सही शव नियंत्रण मंत्र बना लिया। मोटे, इधर आओ और उस ज़ोंबी का मुंह खोलने में मेरी मदद करो। मंत्र तैयार करने के बाद जिन बहुआन को उसे लाल लाश के मुंह में डालना था। मोटे आदमी ने कुछ शब्द बुदबुदाए, फिर अपने हाथ से ज़ोंबी का मुंह खोलने की कोशिश की। ये तो बहुत तंग है, मैं इसे कैसे खोलूं? बहुत कोशिश करने के बाद मोटे आदमी ने पूरी तरह से लाचार होकर अपना सिर हिलाया। ज़ॉम्बी का मुंह किसी पहाड़ की दीवार की तरह मजबूती से बंद था, उसे नंगे हाथों से खोलना नामुमकिन था। ऐसा लगता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद उन दोनों के पास उस जगह से चोरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने मॉल से एक खास बोतल खोलने वाला यंत्र किराए पर लिया और आखिरकार लाल लाश का मुंह खोलने में कामयाब हो गए। जिन बहुआन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ताबीज को अंदर सरका दिया, फिर सांप का खून अपने मुंह में डाल लिया। मोटे, दवा ले लो। ठीक है टिल्डा। चुनी हुई दवा को धोने के बाद मोटे आदमी ने उसे सीधे सांप के खून से लथपथ ताबूत में डाल दिया और तुरंत ही हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। 1 दिन और इंतजार कीजिए, फिर हम दूसरा चरण शुरू कर सकते हैं। उन दोनों ने ताबूत को बिस्तर के नीचे छिपा दिया और फिर जानकारी जुटाने के लिए गश्त पर निकल गए। अपनी जांच के दौरान उन्हें महत्वपूर्ण खबर मिली। इसका मतलब है कि भूत उत्सव परसों मनाया जाएगा, जब स्वर्ग का कुत्ता सूर्य को खाएगा। उस समय यह उत्सव शियांगशी शहर में एक बड़ा आयोजन होगा। जिन बहुआन और फैटी काउ स्वाभाविक रूप से इतने महत्वपूर्ण अवसर को चूक नहीं सकते थे। पहला, वे भूत द्वार में घुसपैठ करने का अवसर हथियाना चाहते थे। दूसरा, वे देखना चाहते थे कि पश्चिमी हुनान के 4 भूत क्या चालें चलेंगे। अध्याय 59, लाश गुड़िया। पलक झपकते ही 1 दिन बीत गया। सांप के खून से लथपथ लाल शव के शरीर में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए। जिन बहुआन और फैटी काउ ने ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया और पाया कि शव में कई महीन रक्त वाहिकाएं विकसित हो गई थीं, जो केशिकाओं जैसी दिखती थीं। स्पष्टतः ये लाल लाश कहीं अधिक शक्तिशाली थी। दुर्भाग्यवश, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह स्टार अधिकारी के शव के शिकंजे से बच नहीं सकी। मोटे, क्या दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं? जिन बहुआन कुछ विचित्र और अनोखी वस्तुएं लेकर लौटा, जिनमें चिपचिपा चावल, ताबीज वाला कागज, आड़ू की लकड़ी की तलवार और पीतल का कड़ाहा शामिल थे। ये वस्तुएं लाशों को दबाने के लिए थीं। मोटा आदमी निरीक्षण करने निकला, वहां कोई हलचल नहीं थी, जगह पूरी तरह सुरक्षित थी। अगला चरण दूसरा चरण है, आध्यात्मिक संचार और रक्त संचार। शव शोधन तकनीक की समीक्षा करने के बाद जिन बहुआन ने दूसरा चरण शुरू किया। सबसे पहले उसने एक पीतल का बर्तन निकाला, फिर अपनी कटार से वार करके उसमें से थोड़ी मात्रा में ज़ोंबी का खून निकाला। ज़ोंबी का खून निकालने के बाद उसने अपना खून भी उसी बर्तन में डाल दिया। इस ज़ोंबी का खून असल में नीला हरा है। वह मोटा आदमी बहुत उत्सुक था और उसने ताबीज की जांच की। हालांकि नीला खून जल्दी ही लाल खून में मिल गया। फिर जिन बहुआन ने एक काला ब्रश लिया और ताबीज पर 2 अजीब अक्षर लिखे। मोटे, इस ताबीज को वापस ज़ोंबी के मुंह में डाल दो। जिन बहुआन पालथी मारकर बैठ गया और ताबीज उस मोटे आदमी को दे दिया। मोटे आदमी ने झट से बोतल खोलने वाला औजार लिया और ताबीज को बोतल में डाल दिया। जिन बहुआन ने गहरी सांस ली और ताबीज को अपने हाथ में ही निगल लिया। डिंग डोंग। फिर उस मोटे आदमी ने एक लाल रस्सी निकाली और उन दोनों के हाथ बांध दिए। रस्सी से एक भूतिया घंटी बंधी हुई थी, जो अस्थिर रूप से झूल रही थी। ऐसा करने के बाद जिन बहुआन ने मुर्गे का थोड़ा खून लिया और अपने और ज़ोंबी के चेहरे पर 2 चिन्ह बना दिए। मोटे, 1 घंटे में जब यह अगरबत्ती जलकर खत्म हो जाए तो मुझे तुरंत जगा देना। अगर तुम मुझे नहीं जगा सकते तो लाल धागा काट देना। इससे पहले कि मोटा आदमी कुछ जवाब दे पाता, जिन बहुआन ने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो सो रहा हो। उसी समय उसके सिर के ऊपर से नीले धुएं का एक गुबार उठा। ... भाई जाग जाओ। 1 घंटा बीत गया। मोटा आदमी हाथ में तला हुआ चिकन लिए जिन बहुआन को हिलाते हुए उसे खा रहा था।
लेकिन जिन बहुआन का रूप बुरी तरह बदल गया था, उसके होंठ काले पड़ गए थे और उसका शरीर ठंडा और बेजान हो गया था, जैसे कोई लाश हो। मोटे आदमी ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हताशा में उसके पास सांप के खून से भीगी कैंची उठाने और लाल रस्सी को एक ही झटके में काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी क्षण जिन बहुआन कांप उठा, उसका पूरा शरीर थरथरा गया और फिर उसने जोर से उल्टी कर दी। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर नीले निशान धीरे धीरे मिट गए और उसके काले होठों का रंग वापस आ गया। धिक्कार है, मैं लगभग अपनी आत्मा खो बैठा था और उसे कभी वापस नहीं पा सकता था। शुक्र है तुमने लाल धागा काट दिया, वरना मैं मर जाता। जिन बहुआन ने राहत की सांस ली, मानो उसकी सांस फूल रही हो। उसका चेहरा कभी पीला पड़ जाता तो कभी लाल हो जाता, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह रहस्यमयी जादू कितना भयानक था। उसे सुरक्षित देखकर फैटी काऊ ने उसे एक कप चाय दी और पूछा, ये पूरा हो गया? जिन बहुआन उलझन में दिख रहा था, उसने अपना सिर हिलाया और फिर उस मोटे आदमी ने उसे उठने में मदद की। उसने ज़ोंबी की ओर देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, मुझे यकीन नहीं है कि यह सफल रहा या असफल। तार्किक रूप से उसे सफल होना चाहिए था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के संकेतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सफल नहीं हुआ था। शायद वह एक बार फिर कोशिश कर सकता है। यही सोचते हुए जिन बहुआन ने आगे कहा, मोटे, स्टार ऑफिशियल शव भेदन सुई निकालो, फिर शव उपचार गोली निकालो। सुखद दुख, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो वह बहुत खतरनाक है। मोटे आदमी ने अपना सिर जोर से हिलाया और किसी भी कीमत पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे यिन गुलदाउदी भूतनी से डर लगने लगा था और अब वह ऐसी चीज़ों को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जिन बहुआन के पास अस्वस्थ महसूस करने के बावजूद खुद जोखिम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिन बहुआन ने ज़ॉम्बी की पलकें खोलीं और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। फिर उन्होंने ज़ॉम्बी के मांस को चुटकी से दबाया, जो बेहद सख्त लग रहा था। ये सोचकर उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक हल्की सी पूफ की आवाज़ के साथ चारों स्टार ऑफिशियल कॉप्स पियर्सिंग नीडल्स को एक एक करके बाहर निकाल लिया। हे टिल्डा! उसी क्षण ज़ॉम्बी ने गहरी सांस ली, उसके नथुनों और मुंह से काला धुआं निकला। फिर उसका शरीर फड़कने लगा। स्पष्ट था कि शव बंधन गोली इस शव को स्थिर रखने में पूरी तरह असमर्थ थी, या शायद कुछ मिनटों के लिए ही उसे रोक सकती थी। संभवतः इसका समाधान स्टार अधिकारी की शव बंधन सुई में था। विस्फोट! जैसे ही जिन बहुआन ने गोल्डन सरपेंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके कॉप्स हीलिंग पिल को बाहर निकाला, रेड कॉप्स ने काली लाश की ऊर्जा थूक दी, फिर अपनी पीठ के बल उठ खड़ा हुआ और अपने नुकीले पंजे ऊपर उठा लिए। रुकना! जिन बहुआन ने आदेश देने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ज़ॉम्बी बिल्कुल भी नहीं हिला। वे दोनों जांच करने के लिए पास गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ज़ॉम्बी फिर से हिल गया। हे भगवान, कमीने, ये तो ज़ॉम्बी है! दोनों आदमी इतने भयभीत हो गए कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे घबराकर पीछे हट गए। मोटा आदमी तो ठोकर खाकर कॉफी टेबल के नीचे गिर गया। बैंग बैंग बैंग! विस्फोट! ज़ॉम्बी हर कदम पर उछल रहा था, उसके नुकीले पंजे छत की कड़ियों को भेद रहे थे। जिन बहुआन और फैटी काऊ भयभीत होकर घबराकर भाग गए। हालांकि जिन बहुआन को कुछ याद आया और उसने झटपट कॉफी टेबल पर रखी तांबे की घंटी को उठाया और उसे हिलाना शुरू कर दिया। डिंग डोंग टिल्डा! हम चलना बंद कर दिया। उस झटके से ज़ॉम्बी काबू में आ गया। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए जिन बहुआन ने घंटी को फिर से हिलाया और डांट लगाए। बाएं मुड़िए! सचमुच ज़ॉम्बी बाईं ओर कूद गया। ऐसा लगा जैसे वह सफल हो गया हो। हालांकि ज़ॉम्बी को काबू में करने के लिए उसे यह घंटी बजानी जरूरी थी। कई प्रयासों के बाद जिन बहुआन ने आखिरकार राहत की सांस ली। शुक्र है, यंत्र ने काम कर दिया, अन्यथा अगर वह लाल लाश को नियंत्रित नहीं कर पाता और वह भाग जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। लाल लाश को काबू में करने के बाद जिन बहुआन ने एहतियात के तौर पर ज़ॉम्बी के मुंह में लाश को स्थिर करने वाली गोली डाल दी। गोली से कुछ मिनटों के लिए ज़ॉम्बी लकवाग्रस्त हो गया, लेकिन स्टार ऑफिशियल कॉप्स पिंसे की मदद से उसे पूरी तरह से लकवाग्रस्त किया जा सकता था। उफ टिल्डा! आखिरकार मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। शुक्र है कि इस शव शोधन तकनीक से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना मैं इसे टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर लेता। प्राचीन शव को चोर की तिजोरी में रखने के बाद जिन बहुआन को बहुत राहत मिली। फिर उसने फैटी के साथ मिलकर सारा कचरा साफ किया, वरना नौकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता। फैटी, कल पश्चिमी हुनान में भूत महोत्सव है। यह इस क्षेत्र का एक बड़ा आयोजन है और हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मुझे आश्चर्य है कि भूत द्वार पर हमें कौन कौन से खजाने मिलेंगे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद जिन बहुआन ने अपनी दृष्टि भूत द्वार की ओर मोड़ी। वह पश्चिमी हुनान के 4 भूतों की दिव्य शक्तियों में अत्यंत रुचि रखता था। जाहिर है, इस यात्रा का उनका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी हुनान के पैतृक मकबरे में स्थित प्राचीन कांस्य कवचधारी शव को प्राप्त करना था। मोटा आदमी भी उत्सुकता से देख रहा था। उसने टूम रेडर क्रॉनिकल्स श्रृंखला का काफी हिस्सा पढ़ा था, हालांकि बाद के अध्यायों के कमजोर होने के कारण वह इसे पूरा नहीं कर पाया था।
लेकिन मन ही मन उस मोटे आदमी की हमेशा से यह इच्छा रही थी कि वह खुद किसी मकबरे की खोजबीन का अनुभव करे। सब कुछ तैयार है, बस भूत महोत्सव के आने का इंतजार है। अध्याय 70 लाशों की गुफा। दूसरे चंद्र माह के दूसरे दिन ड्रैगन अपना सिर उठाता है। जियांगशी क्षेत्र में इस दिन को चंद्र दिवस माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन पूरे यूनान तिब्बत क्षेत्र में दिन भर घना कोहरा छाया रहता है और यिन ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसलिए इस दिन को भूत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये कहा जा सकता है कि भूत उत्सव शियांगशी शहर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। हालांकि भूत राजा के गायब हो जाने के कारण शियांगशी के 4 भूतों ने भूत उत्सव को स्थगित करने का निर्णय लिया। ये स्थगन 1 शताब्दी में एक बार होने वाले चंद्र ग्रहण के साथ हुआ। शियांगशी क्षेत्र भूत द्वार द्वारा नियंत्रित है, जिस पर शियांगशी के 4 भूतों का शासन है। पीढ़ियों से यहाँ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत होता आया है। हालांकि हर साल भूत उत्सव के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं। शियांगशी के 4 भूतों को दिव्य भूत कौशल विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में यिन और दुष्ट ऊर्जा का उपभोग करना पड़ता है। इसके लिए वे न केवल शव राजाओं का प्रजनन करते हैं, बल्कि इन घंटों के दौरान और यिन कैलेंडर के अनुसार जन्मे लड़कों और लड़कियों की भी आवश्यकता होती है ताकि उनकी भूत ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। इसलिए हर साल भूत उत्सव के दौरान चंद्र कैलेंडर के अनुसार यिन आवर में जियांगशी शहर में पैदा हुए सभी लड़के लड़कियों को कष्ट भोगना पड़ता है। हालांकि इस जगह पर पीढ़ियों से भूत द्वार का शासन रहा है और जियांगशी शहर के निवासी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाते। वे केवल उनकी दया पर मारे जाते हैं और उनके क्रोध के विरुद्ध कुछ बोल नहीं पाते। उस दिन शियांगशी शहर में भारी भीड़ थी। शहर के अंदर और बाहर हर जगह लोग स्वर्ग और पूर्वजों को बलि चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। सड़कें और गलियां शोर और उल्लास से भरी हुई थीं। फैटी और जिनबुहुआन इलाके के उत्सवपूर्ण माहौल से आकर्षित होकर भीड़ में घुल मिल गए और पास की एक नाव से शो देखने लगे। पूरे दिन के बाद जियांगशी शहर में आखिरकार शांति छा गई। इसी दौरान सोने की छड़ें और सोने की मोमबत्तियां लिए हुए स्थानीय लोगों का एक समूह जियांगशी की एक घाटी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे रात ढलती गई, वातावरण और भी तनावपूर्ण होता गया। इसी घाटी में भूत द्वार किला स्थित था। आज वह दिन था जब स्वर्गिक कुत्ते ने चंद्रमा को निगल लिया था और सभी निवासियों को एक भव्य बलिदान करने और भेंट चढ़ाने के लिए भूत द्वार में प्रवेश करना अनिवार्य था। बेशक हमें सबसे भयावह दृश्य भी देखना होगा, दानव राजा का खून चूसना। सबके सामने छोटे छोटे लड़के लड़कियों का खून चूसा जाएगा। निस्संदेह यह एक अत्यंत क्रूर कृत्य है। इच्छा। जैसे ही सभी लोग एक एक करके घाटी में प्रवेश करने लगे, जिनबुहुआन और फैटिकाओ पहले ही पहाड़ के द्वार से चुपके से अंदर घुस चुके थे। क्या ये नरक के द्वार हैं? उन दोनों को भूत द्वार का द्वार मिल गया, जो घाटी के सामने स्थित था और शिष्यों के एक समूह द्वारा संरक्षित था। घाटी में आगे ऊंचे पहाड़ों के बीच कई महल स्थित थे। ये कहा जा सकता है कि भूत द्वार का क्षेत्र अत्यंत भव्य था। पहले अंदर जाकर कुछ चीजें चुरा लेते हैं, फिर जब स्वर्ग का कुत्ता चांद को खा जाएगा तब हंगामा करेंगे। सुना है कि शियांगशी के 4 भूतों ने एक और भूत राजा को अपने वश में कर लिया है। पता नहीं वो मेरे लाल शव के मुकाबले कितने ताकतवर होंगे। जिनबुहुआन मन ही मन बुदबुदाया। उसने आज रात हंगामा खड़ा करने की योजना पहले ही बना ली थी। आखिर भूत द्वार की हरकतें बहुत क्रूर थीं। उन्होंने भूत राजा को 2 बच्चों को जिंदा मारने की इजाजत दे दी थी। संक्षेप में वे इस मामले में दखल देने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। चलो पीछे के दरवाजे से चुपके से अंदर घुसते हैं और इलाके और भागने के रास्तों का जायजा लेते हैं। मोटा आदमी भी सतर्क था। सामने का दरवाजा भारी सुरक्षा से घिरा हुआ था और जबरदस्ती अंदर घुसना आसान नहीं था। पीछे के दरवाजे से अंदर जाना शायद आसान हो, ये सोचकर दोनों जल्दी से सामने के दरवाजे से अंदर गए और पीछे की ओर चल दिए। सिस्टम, मुझे घोस्ट गेट का स्थलाकृतिक मानचित्र चाहिए। आवाज़। सिस्टम आपके लिए इसका वर्णन कर रहा है। जल्द ही उनके दिमाग में एक पूरा स्थलाकृतिक मानचित्र और अनुप्रस्थ काट उभर आया। आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद दोनों ने चिंता व्यक्त की, क्योंकि यहाँ का इलाका वाकई काफ़ी खतरनाक था। ये निश्चित था कि अगर वे यहाँ पकड़े गए तो भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जोखिम से बचने के लिए दोनों जमीन पर बैठ गए और छिपने की सबसे अच्छी जगह और भागने का रास्ता खोजने के लिए नक्शा बनाने लगे। पूरी तैयारी के बाद जिनबुहुआन और फैटिकाओ आखिरकार पहाड़ी रास्ते से होते हुए पिछले दरवाजे तक पहुंचे। रुको, तुम दोनों कौन हो और तुम घोस्ट गेट क्षेत्र में क्यों हो? जैसे ही जिनबुहुआन और फैटिकाओ कोने से मुड़कर पिछले द्वार पर पहुंचे, 2 गार्डों की नज़र उन पर पड़ी। गार्डों ने दोनों आदमियों को सतर्क और संदेह भरी निगाहों से देखा। दंतांग, अपनी बहन से पूछो पूछो पूछो। बिना सोचे समझे मोटे आदमी ने पास आकर दोनों आदमियों को 2 बार घूंसा मारा, जिससे वे बेहोश हो गए। फिर वह करते हुए भूत द्वार में घुस गया। हालांकि दोनों आदमी तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी कछुआ सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
हालांकि वे भूत द्वार से डरे नहीं थे, लेकिन उन्हें अभी पकड़े जाने का डर नहीं था, वरना वे कुछ भी चुरा नहीं पाते। भाई, हम कहाँ से शुरू करें? खजाने के कमरे से या दवाखाने से? दोनों गलियारे की बीमों के ऊपर छिप गए और अपने लक्ष्यों पर चर्चा करने लगे। उन्होंने नक्शे का अध्ययन किया और वास्तव में लूट के लिए कई स्थान ढूंढ लिए। आज कुछ रोमांचक करते हैं। चलो एक लाश के छिपने की जगह से कुछ चुराते हैं। जिन बहुआन ने नक्शे पर हरे बिंदु से चिन्हित स्थान की ओर इशारा किया। अन्य स्थानों के विपरीत भूत द्वार के अंदर सबसे मूल्यवान स्थान शायद शव गुफा थी। शायद वे वहां से कुछ कीमती सामान चुरा सकते थे। सोने और चांदी के गहनों की बात करें तो अब वे चोरी के लिए उनका प्राथमिक लक्ष्य नहीं रहे। अगर वे कुछ करना चाहें तो बड़े पैमाने पर करेंगे। यह मोटा आदमी थोड़ा नाराज था, वह इससे बेहद भयभीत हो गया था। जिन बहुआ ने उसके हाथ में कुछ ताबीज थमा दिए और चाहे उसे पसंद आए या न आए, सीधे लाश के छिपने की जगह की ओर चल पड़ा। जल्द ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे दोनों तेज गति से भागे और उस गुफा में पहुंच गए जहां शव छिपा हुआ था। हालांकि गुफा की सुरक्षा कड़ी थी। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, उस मोटे आदमी को कोशिश करने के लिए उत्सुक देखकर जिन बहुआन ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने अपने नाशपाती के फूल वाली बारिश की सुइयां निकाली और उन्हें एक के बाद एक दागा, जिससे सभी गार्ड तुरंत मारे गए। शवों को ठिकाने लगाने के बाद उन दोनों ने चाबी का इस्तेमाल करके मुर्दाघर का दरवाजा खोला। विस्फोट! पत्थर का दरवाज़ा धीरे से खुला और वे दोनों अंदर चले गए, फिर उन्होंने उसे धीरे से बंद कर दिया। गुफा में प्रवेश करते ही एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई। उन्होंने गुफा का जायजा लिया और पाया कि इसमें कई रास्ते हैं। उन्होंने एक रास्ता चुना और अंदर चले गए। इस ताबूत में जरूर कोई ज़ोंबी होगा। जल्द ही वे गुफा के अगले स्तर में प्रवेश कर गए, जहां कई ताबूत रखे हुए थे। मोटे आदमी ने एक ताबूत को लात मारकर खोल दिया और उसका ढक्कन फाड़ दिया। सच में, उनके सामने एक बूढ़ी औरत का शव प्रकट हुआ। शव को संभवतः प्राकृतिक परिरक्षकों का उपयोग करके संरक्षित किया गया था, जिसके कारण उसमें से एक अजीब गंध आ रही थी। धिक्कार है, यह ज़ोंबी अभी तक मरा नहीं है। मोटा आदमी पास आया और उसने देखा कि ज़ॉम्बी के मुंह से काली भाप निकल रही है। इसका मतलब था कि ज़ॉम्बी को किसी चीज़ से दबाया जा रहा था। करीब से देखने पर दोनों को पता चला कि ताबूत के ढक्कन के नीचे असल में एक बागवा दर्पण था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि प्राचीन शव हिल डुल नहीं रहा था, मानो गहरी नींद में सो रहा हो।